everyone, hello my dear students, वेलकम टू माय चैनल सुष्मिता एसबी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुष्मिता एसबी पे। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7। आज आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ हिंदी का मल्हार बुक का चैप्टर 3 जो है हम देखने वाले हैं फूल और कांटा पोयम। ठीक है, इसके पहले मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 जो है अपने चैनल पे इसका वीडियो अपलोड कर दिया है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है चैप्टर 1 एंड 2 का वीडियो, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ से चैप्टर 1 एंड 2 का वीडियो जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए, आप उस वीडियो को देख पाए एंड उससे जो है लाभ उठा पाए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम चैप्टर की तरफ। तो आज का जो पोएम है वो है फूल और कांटा। ठीक है, फूल के साथ क्या होता है? कांटा। देखा होगा आप सभी ने, अगर गुलाब का फूल है तो वहाँ पे क्या होता है? कांटा भी है। गुलाब के फूल में क्या होता है? कांटा होता है। तो आइए देखते हैं, हम पढ़ते हैं पोयम को। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो सबसे पहले जो पोएम है, सबसे पहले मैं कोई भी क्लास का पोएम स्टार्ट करती हूँ, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि इसके जो पोएट है उनका नाम क्या है। अगर आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए कि फूल और कांटा जो पोएम है उसके पोएट कौन है। जल्दी जल्दी कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए कि कौन है भाई इसके पोएट। मैं आप लोगों को भी नहीं बताऊंगी, लास्ट में हम देखने वाले हैं, तो इससे पहले आप वो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है? इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि फूल और कांटा एक ही पौधे पर जन्म लेते। करेक्ट, फूल और कांटा कहाँ पे? एक ही पौधे में देखने को मिलता है ना। अलग अलग पौधे तो नहीं होता कि कांटा का अलग पौधा होता है, फूल का अलग पौधा होता है, ऐसा नहीं होता है। एक ही पौधा होता है और फूल और कांटा दोनों उसमें साथ में ही जन्म लेते हैं और एक ही पौधा उन्हें पालता है, एक ही पौधा उनको पालता है। रात में चांद दोनों पर एक जैसी चांदनी बिखेरता है। ऐसा भी नहीं है कि चांद जो है वो फूल को ज़्यादा चांदनी देती है, कांटे को नहीं देती, ऐसा नहीं होता है। मतलब चांद जो है वो अपनी चांदनी एक ही जैसे उन दोनों पे बिखेरती है। यह दर्शाता है कि दोनों को एक जैसी परिस्थितियाँ मिलती है। यहाँ पे दोनों को एक जैसी ही परिस्थिति मिल रहा है कि दोनों का जन्म कहाँ पर हुआ है? पौधे पर ही हुआ है, और वही पौधा जो है वो फूल को भी पालता है और कांटे को भी पालता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दर्शाता है इन पंक्तियों में कि दोनों को एक जैसी परिस्थितियाँ ही क्या हो रही है? मिल रही है, फूल और कांटे को। आइए अब बढ़ते आगे की लाइन की तरफ। आगे का लाइन है, मेह उन पर है बरसता एक सा, मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उसके एक से होते नहीं। ठीक है, अभी एक चीज़ देख लो आप लोग। सबसे पहले तो शब्दार्थ देख लो। ठीक है, शब्दार्थ जो है आप लोग सबसे पहले लर्न कर लीजिए। कुछ कुछ वर्ड जो है जो आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे अभी मैंने कहा मेह, मेह मीन्स बारिश हो गया, मेघ हो गया। ठीक है, जन्म आप लोग को पता ही होगा, जन्म। तो सबसे पहले शब्दार्थ ही देख लीजिए आप लोग। हवाएं, हवाएं का मतलब हवा। ढंग का मतलब क्या होता है? स्वभाव, तरीका। छेद का मतलब क्या होता है? चुभना। वर वसन का मतलब क्या होता है? सुंदर कपड़ा। प्यार डूबी मतलब प्रेम में डूबी। पर कतर मतलब पंख काटना। बेद का मतलब क्या होगा? चुभना। शाम तन मतलब काला शरीर, भौरे का। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दे दिया, किसका काला शरीर था? भौरे का।
अनूठा मतलब अनोखा, निज मतलब अपना, सुगंधो मतलब खुशबू। इजी इजी है आप लोगों के शब्दार्थ, ठीक है, याद हो जाएंगे तुरंत। निराले का मतलब अनोखे, और खटकना मतलब क्या हो जाता है, बुरा लगना। तो सबसे पहले आप लोग शब्दार्थ देख लीजिए, उसके बाद ही चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जिससे आप लोगों को भी समझ में आए, ठीक है। तो हम लोग कौन से पंक्ति में थे, सेकेंड पंक्तियां जो हम देखने वाले थे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो मेह उन पर है बरसता एक सा, मेह मतलब क्या बताया अभी मैंने, बारिश, मतलब बारिश जो है वो एक सा ही उन पर बरस रहा है। एक सी उन पर हवाएं है बही, एक जैसा ही उन दोनों पे हवाएं बह रही है, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। बट हमें सदा से ही ये पता है कि दोनों का ढंग एक जैसा नहीं होता है। फूल और कांटे जो है, दोनों के गुण में, दोनों के बिहेवियर में क्या है, अंतर है। देखिए इसका सारांश, बारिश और हवा दोनों पर एक समान बरसती है और बहती है, फिर भी फूल और कांटे के स्वभाव अलग अलग होते हैं। यह बताता है कि परिस्थितियां एक जैसी होने के बावजूद गुण और व्यवहार में अंतर होता है। बिल्कुल होता है। कभी कभी आप देखना कि आप या तो आप है और आपका भाई है, भैया है या दीदी है, बहन है, आप दोनों जो है एक ही माँ के पेट से जन्मे हो, बट दोनों के बिहेवियर में डिफरेंस होता है, और ये ऑब्वियसली होता है। वो अलग तरीके का सोच रखता है, हो सकता है कि आप अलग तरीके का सोच रखते हो, उसके बिहेवियर अलग है। बट ऐसा नहीं है कि आप दोनों को मम्मी ने अलग तरीके से पाला है, कि लाइक आपको सारा कुछ मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। दोनों को एक समान करके ही पाला जाता है, एक समान दोनों को स्कूल में एडमिशन होता है, पढ़ाया जाता है, सब कुछ होता है। बट दोनों के व्यवहार स्वभाव में क्या होता है, गुण में अंतर होता है। तो उसी तरीके से फूल और कांटे जो है वो एक ही पौधे में उगते हैं, मतलब एक ही पौधे पे दोनों होते हैं, एक ही जैसा उनको चांद की चांदनी मिल रही है। बारिश भी जब बरस रही है तो एक ही जैसे दोनों पे बरस रही है, हवाएं भी चल रही है तो एक ही जैसा। बट परिस्थितियाँ जैसी भी हो, उसके बावजूद भी दोनों के गुणों में और व्यवहार में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम आगे की पंक्तियों की तरफ। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौरे का है बेध देता श्यामतन। तो यहाँ पे देखिए, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, कांटा क्या करता है, आपकी उंगलियों को आपको क्या पहुंचाएगा, चोट पहुंचाएगा। कभी अगर आप एक रोज़ का फूल तोड़ते हो और उसकी पतली सी तना में अगर एक कांटा भी होता है तो आपको वो क्या होता है, तो आपको नुकीली होती है और वो आपके हाथ पे लग जाने पे क्या होता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तो वो क्या करता है, आपको हर्ट करता है, आपको मतलब आपको तकलीफ दे रही है यहाँ पे आप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कांटा अपनी नुकीली प्रकृति से उंगलियां छेदता है और फाड़ देता है किसी का वरवसन। वरवसन का मतलब क्या होता है, वस्त्र, कपड़ा। तो कपड़े फाड़ता है। कांटा क्या करता है, कांटा देखना, अगर कहीं पे अगर आप कपड़ा डाले हो, बगल में कोई पेड़ है, जैसे बेर का पेड़, ठीक है, बेर के पेड़ में भी कांटा होता है। अगर मान लो वो बेर के पेड़ में कांटा है और आपकी साड़ी है, कपड़ा, कोई भी कपड़ा है, अगर उससे थोड़ी सी भी चिपक जाएगी तो वो क्या करेगी, आपके कपड़े को भी फाड़ देती है। तितलियों के पंख काटता है वो, प्यारी डूबी तितलियों का पर कतर, और तितलियों का भी वो पर कतरता है और भौरों को चोट पहुंचाता है। ठीक है, यह दर्शाता है कि कांटे का स्वभाव दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला है। यहाँ पे कांटे के बारे में पूरी व्याख्या कर दी गई है कि उसका स्वभाव कैसा है। तो इन पंक्तियों से आपको क्या पता चलता है कि जो कांटे का स्वभाव है वो दूसरों को मतलब क्या देने वाला है, तकलीफ देने वाला होता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला होता है।
तो लाइक बच्चों, मैंने बहुत मेहनत से मैं ऐसे हर वीडियो ही आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके लाती हूँ। तो ये वीडियो भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत मेहनत से आप देख ही रहे होंगे मैं ले करके आई हूँ। तो बिल्कुल भी लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। एंड अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरे चैनल से। तो आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। आगे की पंक्तियों में क्या है? फूल लेकर तितलियों को गोद में। अब इस पंक्ति में फूल के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि फूल क्या करता है। तो फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरों को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधो ओ निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। तो फूल क्या करता है? फूल अपनी कोमलता से तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है, भौरों को मीठा रस देता है। आप लोग देखते होंगे, अगर मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाई हो गई, मधुमक्खियाँ हो गई, भौरे हो गए, वो लोग देखना फूल पे जा कर के बैठता है। तो वो लोग क्या करते हैं? फूल से क्या करते हैं? रस लेते हैं। तो फूल क्या करती है? अपनी कोमलता से तितलियों को अपनी गोद पर बैठाती है, भौरों को मीठा रस देती है और अपनी सुगंध व रंगों से कली को खिलाता है, ठीक है। यह फूल के दयालु और आनंददायक स्वभाव को दर्शाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फूल का जो स्वभाव है वो दिखा रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा आनंददायक है और लोगों को वो क्या पहुँचा रहा है? हानि नहीं पहुँचा रहा है, लोगों को वो सुख दे रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो तितलियों को अपनी गोद में बैठा रहा है, भौरों को अपना रस पीने के लिए वो देता है, ठीक है। तो इस तरीके से फूल क्या कर रहा है? फूल के स्वभाव में कांटे से बहुत ज़्यादा अंतर है। वो क्या कर रहा है? लोगों को क्या पहुंचा रहा है? प्रसन्नता का अनुभव करा रहा है लोगों को, वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। आगे बढ़ते हैं आगे की लाइन की तरफ। तो आप लोगों ने कमेंट कर दिया क्या कि कौन से पोयम है, कौन पोयम है इसका, इस चैप्टर का? तो इस चैप्टर का पोयम कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंन जी। इस पोयम के पोएट जो है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंन जी। एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। तो आइए आगे का लाइन देखते हैं। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, ठीक है। तो देखो, एक जो है वो खटकता है भाई सबके आंखों में, कौन? कांटा। तो कांटा सबकी आंखों में खटकता है, जबकि फूल सिर पर सजकर सुंदर लगता है। करेक्ट। अभी देखते होंगे आप लोग, फूल शादी वगैरह में भी कहीं गए हैं तो लोग गजरा लगाते हैं, बालों में फूल लगाते हैं। तो कांटा जो है सबकी आंखों में खटकता है, बट फूल जो है सबके माथे पर शोभा पाता है। कवि कहते हैं कि अगर व्यक्ति में अच्छे गुण नहीं हैं तो उसके कुल की बढ़ाई बेकार है। बड़प्पन गुणों से आता है, ना कि जन्म से। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति में गुण अच्छा नहीं है तो वो कोई भी वंश से आए, कोई भी कुल से आए, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कि वो किस घर से, किस घर में जन्म लिया है, किस कौन है उसके पापा, कौन है उसके दादा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका व्यवहार जो है उसी से ही पता चलता है, उनके गुणों का। बड़प्पन से ही क्या आता है? गुण आता है। तो इस कविता से आइए देखते हैं कि हमें इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है, यह कविता फूल और कांटा हमें सिखाती है कि व्यक्ति का बड़प्पन उनके गुणों और व्यवहार से तय होता है, ना कि उनके जन्म या परिवार से। फूल और कांटे के उदाहरण से कवि यह बताते हैं कि एक ही इस परिस्थिति में पलने वाले लोग अपने स्वभाव के कारण अलग होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में ही एग्जाम्पल दिया कि आपके भाई है, आप हो या आपकी बहन है, छोटी बहन, दोनों एक ही माँ के पेट से पले हैं, लेकिन दोनों के बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। फूल की तरह हमें दूसरों को खुशी देना चाहिए, ना कि कांटे की तरह चोट पहुंचानी चाहिए।
यह कविता हमें प्रेरित करती है कि हम अपने अच्छे गुणों से समाज में सम्मान और प्यार पाए। ठीक है, तो ये कविता हमें जो शिक्षा देती है वो आप लोगों को आई होप पता चल गया कि क्या शिक्षा देना चाह रही है कि चाहे आप किसी भी घराने से हो, चाहे आप कहीं से भी हो, लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये दिखाया गया है कि फूल और कांटे जो है वो एक ही परिस्थिति में पलते हैं, लेकिन उनका स्वभाव क्या होता है, अलग होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किसका स्वभाव अपनाना चाहिए, हमें फूल का स्वभाव अपनाना चाहिए। हमें दूसरों को क्या करना चाहिए, खुशी देना चाहिए, ना कि कांटे की तरह चोट पहुंचानी चाहिए। ठीक है, शब्दार्थ हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया, शब्दार्थ कर लिया ना आप लोगों के साथ शब्दार्थ डिस्कस। अब हम लोग कवि के बारे में उसका परिचय पढ़ लेते हैं। ठीक है, कौन है कवि, कब हुआ उनका जन्म। ठीक है, आइए देख लेते हैं कवि से परिचय। तो उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। बचपन में यह प्यारी कविता आपने भी पढ़ी होगी। इस कविता को रचने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद ही फूल और कांटा के कवि हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो अभी देख लो किसकी लाइन क्या है कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। ठीक है, तो ये जो कविता है ये कविता भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी ने ही लिखा है। और फूल और कांटा के कवि भी कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी। बच्चों के लिए उन्होंने अनेक रोचक कविताएं लिखी हैं। उनका जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में जो है उनका जन्म हुआ था। हरिओंद जी की चर्चित काव्य कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। तो हरिओंद जी की जो काव्य कृति है प्रिय प्रवास, उसको सबसे पहला खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। बच्चों के लिए उनके अनेक कविता संकलन प्रकाशित है, जिनमें चंद्र खिलौना और खेल तमाशा उल्लेखनीय है। तो ये सब उनकी क्या है, कविता है। उनकी जन्म कब हुई थी, 1865 ईस्वी में जो है इनकी जन्म हुई थी, और 1947 में उनका डेथ भी हो गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी का। तो ये जो पोयम है काफ़ी अच्छी पोयम थी, और ये आप लोगों को बहुत कुछ सिखाती है ये कविता। तो अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट होता है इस कविता में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये चैप्टर जो है मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब आप लोगों के लिए इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं लेकर के आऊँगी। अभी मैं चैप्टर्स पढ़ाते जा रही हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन आंसर वीडियो भी आप लोगों के लिए आएगा। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और आगे के चैप्टर्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं।